और FW लंदन ने 1927 में ये थ्योरी पेश की थी। हिटलर नहीं है, ठीक है, हिटलर है, ऐसा ना हो कि आपके जहन में वो हिटलर आ जाए, तानाशाह। हिटलर एंड लंदन 1927 में इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूल्स के शेप को, चूंकि हम मॉलिक्यूल्स के शेप पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल के शेप को जानने के लिए पेश कर दी। अब देखो, इससे पहले एक थ्योरी थी जो कि हम पढ़ चुके हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मॉलिक्यूल्स के शेप को डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर के थ्रू, उनके रिपल्सिव फोर्सेस के थ्रू। और हम बेहतरीन तरीके से ये जान चुके थे उस थ्योरी से कि एक मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होगा, एंगुलर होगा, ट्रायंगुलर होगा, ट्रायगोनल, पिरामिडल, क्या होगा, वो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो तो बेहतरीन तरीके से शेप को एक्सप्लेन कर सकती थी VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। लेकिन उस थ्योरी में एक खामी थी, और वो खामी ये कि मॉलिक्यूल्स, हमको पता है कि मॉलिक्यूल्स जब एटम्स से बनते हैं तो ज़्यादातर एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो इस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, इसलिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के शेप को, उसके शेप में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को उसके थ्रू एक्सप्लेन करना वो VSEPR ने नहीं किया, ठीक है। तो ये थ्योरी जो बनाई जा रही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हिटलर और लंदन ने इसलिए प्रपोज की ताकि इस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को, जो मॉलिक्यूल बन रहा है, जिस शेप में बन रहा है, वो तो VSEPR थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, लेकिन जिस तरह बन रहा है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से, वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया, वो ये एक्सप्लेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को, बॉन्ड लेंथ को, एंड हिंस शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को ये एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अब सीधा पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ओनली those orbitals takes place in bonding which are half filled। सिर्फ वो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे जो कि हाफ फिल्ड है, जो कि आधे भरे हुए हैं, पूरे भरे हुए नहीं है, ठीक है। अब हमको पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑर्बिटल हम जान चुके हैं ना, शिल के अंदर सबशिल होता है SPDF, और हर सबशिल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। S के अंदर 1 ऑर्बिटल, P के अंदर 3 ऑर्बिटल, D के अंदर 5 और F के अंदर 7 ऑर्बिटल है, ये हम पढ़ चुके हैं, वो ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 2 है। ये कह रहा है जनाब यहाँ पर कि ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फिल्ड है, वो सिर्फ बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए हम बता सकते हैं कि वो ऑर्बिटल जिनमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन विच कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, वो ही बॉन्ड में हिस्सा ले सकते हैं। क्योंकि ऑर्बिटल में टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 का हाफ क्या हुआ, 2 का आधा क्या हुआ, 1। सो वो ऑर्बिटल जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो हाफ फिल्ड है, वही बॉन्ड में हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए पॉइंट नंबर 2 इसमें ये बता दिया गया है कि ऑर्बिटल्स हैविंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो, जोड़ा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो, will not take part in bonding, वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और हमको पता है कि वो ऑर्बिटल जो हाफ फिल है, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसमें सिर्फ वो ही बॉन्ड में हिस्सा लेंगे। जिनमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 3, when one half filled orbitals overlap single
bond will be formed। अच्छा, अब से ये इससे ये भी वाज़ेह होता है कि ये बॉन्ड किस तरह से बनेगा। ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के थोड़े एक्सटेंट, थोड़े फासले में अंदर चले जाएंगे। अप टू सम एक्सटेंट दे विल ओवरलैप ईच अदर, दे विल मर्ज इनटू ईच अदर, एक दूसरे के अंदर किसी हद तक चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं ओवरलैप। ठीक है, तो जब एक एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ जाए, एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यहाँ से, एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यहाँ से आ जाए और ओवरलैप कर जाए, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे। एंड एफ मेनी मतलब अगर कई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो तो दिन देयर विल बी मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर मल्टीपल बॉन्ड होंगे और उसको हम जानते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एक एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो दो हुए तो डबल बॉन्ड बनेगा, तीन तीन हुए तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। पॉइंट नंबर 3 यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे the half filled orbitals which overlaps with each other must have electrons with opposite spin। जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, उन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में स्पिन करने चाहिए। ये ऑर्बिटल यहाँ से आ रहा है, ये ऑर्बिटल यहाँ से आ रहा है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तब जाके ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं, दोस्ती बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। अगर इसमें भी क्लॉकवाइज इसमें भी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर ख्वाह दोनों हाफ फिल्ड हो लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनेगी, सो वो ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये भी एक शर्त है, हाफ फिल्ड भी होना चाहिए लेकिन हाफ फिल्ड जो एक एक ऑर्बिटल उनमें है वो अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में घूमने चाहिए। ठीक है, और नंबर 5 द शेयर्ड pair of electron will be localized between the atoms। ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन का ये शेयर किया हुआ जोड़ा एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान लोकलाइज होगा, मतलब वो जगह उसके लिए मुतय्यन होगी, उससे इधर उधर ये जोड़ा जा नहीं सकता, ये उसी का ठिकाना है, वहीं पर ये रहेगा। ठीक है, तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्हीं एटम्स उन्हीं न्यूक्लियस के दरमियान जिन्होंने शेयर किए हैं इन इलेक्ट्रॉन को, उसी के दरमियान ही रहेंगे, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हुई कुछ थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके कुछ पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमको पता लग जाता है कि जो बॉन्ड बन रहा है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बन रहा है। ये सारे पॉइंट से ये बात सीधी तरह से वाज़ेह है, जहन में आ जाती है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बन जाता है, एक एक ओवरलैप करता है तो एक बॉन्ड, दो दो तो डबल बॉन्ड, तीन तीन ओवरलैप करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये पता भी लगा सकते हैं कि इसके कितने किस्म के बॉन्ड्स बन सकते हैं, वो अब इसके बाद हम लिख लेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, शाबाश। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दो किस्म के, एक को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, दूसरे को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं उनके लीनियर ओवरलैप से जब बनेगा उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। व्हेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स linearly
लीनियरली मतलब आप कह सकते हो हेड टू हेड, ठीक है। ऑक्सिस की तरह, भेंस की तरह, भेंस के मेल को क्या कहते हैं उर्दू में? ऑक्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और सांड, ठीक है। दो सांड की तरह एक दूसरे के साथ हेड टू हेड, सर को सर से लगाकर टक्कर मारना, इसको हम कहते हैं हेड टू हेड। हेड टू हेड जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, इस तरह के बांड को हम कहते हैं सिग्मा बांड, ठीक है। तो जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ लीनियरली एक लाइन में, जिसको हम हेड टू हेड भी कहते हैं, सर के साथ सर को मिलाकर, सर के साथ सर को टक्कर मारकर जब ओवरलैप कर लेते हैं, इस किस्म के बांड को हम सिग्मा बांड कहेंगे, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ किस्म के ओवरलैप से बन सकता है। फॉर एग्जांपल एस एस ओवरलैप, फॉर एग्जांपल एस पी ओवरलैप, फॉर एग्जांपल पी पी ओवरलैप। एस पी ओवरलैप, अगर एक तरफ भी एस हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, दूसरी तरफ भी एस हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, दोनों एस और एस हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ लीनियरली हेड टू हेड ओवरलैप करें, इसको हम हेड एस एस ओवरलैप कहेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बनता है उसमें एस एस ओवरलैप होता है। हमको पता है कि एक हाइड्रोजन के पास एक ही सबशेल है एस, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हुआ इसका एस सबशेल, ये इस हाइड्रोजन का एस सबशेल, ये एस सबशेल और एस सबशेल एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर लेते हैं इस तरह से, तो H2 बन जाता है। H2 में ये एस एस ओवरलैप आ जाता है, ठीक। sp ओवरलैप, जब एक तरफ s हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, दूसरी तरफ p हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, वो एक दूसरे के साथ लीनियरली हेड टू हेड ओवरलैप करें, इसको हम कहते हैं sp ओवरलैप। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H जो है वो S ब्लॉक में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक लास्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो S ही है, इसके बाद एक सबशेल ही है S। क्लोरीन जो है वो हमको पता है पीरियोडिक टेबल में P ब्लॉक में आता है, और P ब्लॉक का मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका लास्ट सबशेल वो P होगा, तो इसलिए HCl का लास्ट जो सबशेल है वो है P का कुछ इस तरह से शेप होता है, ठीक है। तो ये P इसका लास्ट सबशेल जो कि हाफ फील्ड है, और ये S इसका लास्ट सबशेल जो कि हाफ फील्ड है, तो ये S और ये P एक दूसरे के साथ हेड टू हेड मिलकर ओवरलैप कर लेते हैं, तो बांड बन जाता है। तो बांड जो बनता है वो S और P की वजह से बनता है, इसलिए इसको हम कहते हैं SP ओवरलैप, ठीक। अब PP ओवरलैप दोनों उनसे बनेंगे जो कि p ऑर्बिटल, दोनों के लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो P ही हो। तो अच्छा, जब P और P हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एक तरफ से भी P दूसरी तरफ से भी P एक दूसरे के साथ लीनियरली हेड टू हेड ओवरलैप करे, उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम PP ओवरलैप कहेंगे। फॉर एग्जांपल Cl2, एक क्लोरीन का भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो P है, दूसरा का भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सबशेल जो है वो P है, P और P। तो ये P आपस में दोनों हेड टू हेड ओवरलैप कर लेंगे, बॉन्ड बन रहा है कैसे? P और P के ओवरलैप से, तो इसलिए इसको हम कहते हैं PP ओवरलैप। तो इस किस्म के बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बिल्कुल इसका उलट है। व्हेन हाफ filled p orbitals overlap sidewise। अच्छा, अब ये एस एस के दरमियान भी हो सकता है, एस पी और पी पी भी, लेकिन ये वाला जो है ये सिर्फ पी ऑर्बिटल्स के दरमियान हो सकता है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड तब बनेगा जब पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। सिग्मा बॉन्ड के बगैर पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता। पाई बॉन्ड इतना कमज़ोर है कि अगर सिग्मा बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान नहीं होगा तो वो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रह ही नहीं सकते। पाई बॉन्ड इतना काबिल, इतना ताकतवर नहीं है कि इनको सामने रखने, एक दूसरे के साथ रखने पर मजबूर करे, ठीक है। तो इसलिए पाई बॉन्ड के होने के लिए ज़रूरी है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर पहले से ही सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो। तो सिग्मा बॉन्ड जब होगा तो वो एस एस या एस पी या पी पी ओवरलैप से बन जाएगा, तो बाकी पीछे जो रह जाएगा हाफ फील्ड वो सिर्फ पी ऑर्बिटल्स ही रह जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से वाज़ेह हो जाता है, पहले हम पढ़ चुके हैं।
फिर भी आप पढ़ लो, ड्रा कर लो, आपको पता लग जाएगा। तो पीछे सिर्फ हमारे साथ p ऑर्बिटल्स रह जाते हैं। p ऑर्बिटल्स रह जाते हैं, इसलिए सिर्फ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बना सकता है। और किस तरह से बना सकता है? जब हाफ फील्ड p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप करे। ये हेड टू हेड ओवरलैप था, ये साइड वाइज ओवरलैप है। ये क्या है? कंधे से कंधा मिलाकर चलना। वो सर से सर के साथ टक्कर मारना था, ये कंधे के साथ कंधा मिलाकर एक साथ चलना, एक डायरेक्शन में चलना। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होता है। देखो ये भी p, ये भी p, इस तरह से ओवरलैप हो जाता है, इस तरह से। ठीक, अच्छा, अब p फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं। चलो Eg ऑक्सीजन के अंदर जो है, अच्छा पाई बॉन्ड सिर्फ वहां पर होगा जहां पर ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए पाई बॉन्ड सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हो सकता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो सिंगल सिग्मा ही होता है। ठीक, अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर लेते हैं तो वो इस तरह से हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, 2 और 2 4 और 2 6 एटॉमिक नंबर है इसका। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 8 है। अल्लाह के बंदो 2p4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब p के अंदर अगर हम देखें तो वो px है, py है और pz है ऑर्बिटल। px py pz, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। हंस रूल के अप्लाई करते हुए 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालने हैं। एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, यहाँ पर पीछे हमको पता है हमारे साथ सिर्फ 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स रह गए। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन के साथ भी 2 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी 2 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। तो एक के साथ और दूसरे के साथ, इसके साथ भी 2 p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, इसके साथ भी 2 p ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड। तो एक p दूसरे p के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर लेता है। z वाला जो होता है pz और pz, ये एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर लेता है, उससे तो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। pj जो रह जाता है वो py होता है। तो py का यहाँ पर मैं शेप ड्रा कर लेता हूँ, इस तरह से होता है, इस तरह से। तो इसका ये साइड इसके साइड के साथ ओवरलैप कर जाता है और इस तरह से साइड वाइज ओवरलैप से दूसरा बॉन्ड वजूद में आ जाता है और उस दूसरे बॉन्ड को फिर हम पाई बॉन्ड कहते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को देखो, ये तो सिर्फ सेंटर में होता था। सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सिर्फ सेंटर में होती थी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऊपर भी होगी, नीचे भी होगी। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन के दरमियान जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो दूसरा पाई बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। समझ में बात आ रही है? इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। अब आपसे सवाल है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों के दरमियान विच वन इज द मोस्ट पावरफुल? पावरफुल कौन सा होगा? अंदाजा लगा लो खुद। देखो, मैं आपसे कह चुका हूं पहले ही कि सिग्मा जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप है और ये जो है वो साइड वाइज ओवरलैप है। अब आप कहो, खुद आप एक क्राउड में जा रहे हो, एक क्राउड के अंदर, हुजूम के अंदर जा रहे हो, किसी के साथ शाना बशाना थोड़ी सी टक्कर लग गई आपकी, वो टक्कर पावरफुल होगी? या सामने से भी एक एथलीट आ रहा है और यहाँ तुम भी एथलीट हो, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर मुखालिफ सिमत में एक दूसरे की तरफ दौड़ लगा लेते हो और एक दूसरे के साथ सर का टक्कर दे मारते हो, वो टक्कर मजबूत होगा सांड की तरह। कौन सा वाला मजबूत होगा? सर वाला। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाकर एक दूसरे के साथ हिट टू हिट टक्कर मार लेते हैं और दूसरा वाला सिर्फ शाने के साथ थोड़ा सा शाना मिल जाता है, बस वो टक्कर कमज़ोर, हिट टू हिट वाला टक्कर मजबूत होगा। इसलिए ये हिट टू हिट ओवरलैप जो है ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैप जो है वो कम हो जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज मच मोर पावरफुल देन द पाई बॉन्ड। इसकी पावर इतनी ही है जितना सिग्मा बॉन्ड की पावर है। ये पॉइंट भी याद रखना कि बॉन्ड
की स्ट्रेंथ, उसका अंदाज़ा हम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप से लगाते हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, ओवरलैप कितने हद तक हो चुका है। देखो ये इतना ओवरलैप हो गया, एक बांड हो गया, तो इस बांड के निस्बत ये वाला बांड ज़्यादा मजबूत होगा जिसमें ओवरलैप ज़्यादा हो चुका है। तो ओवरलैप का हद जितना ज़्यादा हो उतना बांड मजबूत होगा, ओवरलैप का हद जितना ज़्यादा कम हो उतना बांड कमज़ोर होगा। अब इस मिसाल को अगेन से फिर समझो। दो गाड़ियाँ आ रही हैं एक दूसरे के साथ हिट टू हिट तेज़ी के साथ टकरा जाती हैं, इनमें ओवरलैप ज़्यादा होगा, एक दूसरे के अंदर ये ज़्यादा चली जाएंगी, या दो गाड़ियाँ आ रही हैं सिर्फ एक दूसरे के साथ साइड वाइज टकरा जाती है, उनमें ओवरलैप ज़्यादा होगी। जाहिरी बात है हेड टू हेड जो कोलाइड होंगे वो एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे, साइड वाइज जो कोलाइड होंगे वो एक दूसरे के साथ टक्कर मारकर डाइज लगा के एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ गाड़ी गिर जाएंगी। तो इनमें ओवरलैप इतनी नहीं है जितने हेड टू हेड में ओवरलैप ज़्यादा है, इसलिए ये वाला बांड हेड टू हेड ओवरलैप करता है तो इसकी ओवरलैप का एक्सटेंट ज़्यादा होता है, तो ये पावरफुल होता है। ये साइड वाइज ओवरलैप करता है तो इसके एक्सटेंट का पावर कम होता है, इसलिए इसमें इतनी पावर नहीं होती। बात समझ में आ गई। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं, नोट कर लो इसको, शाबाश। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के शॉर्ट कमिंग्स क्या है, डिफेक्ट्स क्या थे। नंबर 1, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की शॉर्ट कमिंग वो ये थे कि इट डिड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन तो बहुत बेहतरीन अंदाज में इसने की कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे और उसमें फिर SS, SP और PP और उसमें डबल और ट्रिपल, ये सब इसने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक स्पीशी अपने एक पैराफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उसी को शेयर कर देते हैं, मतलब शेयर पैराफ इलेक्ट्रॉन एक की तरफ से होता है, दूसरे की तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर चुका, ये इसकी एक शॉर्ट कमिंग हो गई। दूसरी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर पैरामैग्नेटिक नेचर मौजूद है, मतलब मैग्नेट के अंदर आकर इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेट की अप्लाई हो सकती है, पैरामैग्नेटिक नेचर। तो ऑक्सीजन के अंदर ये पैरामैग्नेटिक नेचर आया कहाँ से, ठीक है, इसके बॉन्ड्स के अंदर ये पैरामैग्नेटिक नेचर कहाँ से आया, ऑक्सीजन के अंदर ये पैरामैग्नेटिक नेचर कहाँ से आया, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ गई मैदान में एक और थ्योरी, उस थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड वी गना डिस्कस इट, एक्सप्लेन इट टुमारो इंशाल्लाह।